हेलो दोस्तों, सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे एनवायरनमेंट का करंट अफेयर जो कि नवंबर मंथ का है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। तो आपको पता है सेक्शन वाइज सब हो रहा है, तो आज हम एनवायरनमेंट का करेंगे। तो यूएनएफसीसी के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन। तो ये पहला न्यूज़ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं कि हमारे चैनल पे यूपीएससी का टेस्ट, यूपीपीसीएस का टेस्ट और जितने भी टेस्ट होते हैं सब कराए जाते हैं। साथ ही साथ विजन का मैगज़ीन में करवा रही हूँ और उसके साथ एनसीईआरटी भी शुरू हो रही है और इन सब के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं 29th सम्मेलन के बारे में, कॉप 29 के बारे में। तो आपको पता है ये कहाँ हुआ था? बाकू अज़रबैजान में, और ये जलवायु एकता समझौते और कई महत्वपूर्ण समझौतों के साथ संपन्न हुआ। तो आपको पता है यूएनएफसीसी की पहली बैठक कॉप बैठक 1995 बर्लिन में मतलब जर्मनी में आयोजित की गई थी। यूएनएफसीसी के कॉप के बारे में जाने तो जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की निर्णय लेने वाली सर्व संस्था है। कॉप एक वार्षिक सम्मेलन है। ये यूएनएफसीसी के सदस्य देश के प्रति आकलन करने और समझौतों पर वार्ता करते हैं और साथ ही वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को बेहतर बनाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन तो इसके बारे में बात करें यूएनएफसीसी के बारे में 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यूएनएफसीसी को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1994 में इसे पक्षकारों द्वारा अपनाया गया था। यह 3 रियो कन्वेंशन में से एक है। अन्य 2 हैं जैविक विविधता पर कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। हस्ताक्षरकर्ता में इसमें भारत सहित कुल 198 पक्षकार हैं। उद्देश्य है जलवायु प्रणाली के लिए हानिकारक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना और अन्य संबंधित तथ्य हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता 2015 के लिए आधारभूत कन्वेंशन। तो इतना याद करिएगा। तो कॉप 30 का आयोजन कहाँ पर होगा? ब्राजील में भी याद रखें, ब्राजील के बेलेम में होगा। कॉप 29 के आउटकम्स हैं जिसमें थीम था जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिणाम लक्ष्य, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। यह बाकू वित्त लक्ष्य था। यह था विवरण था। यह विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित करता है। वित्त पोषण को तिगुना करने के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। गौरतलब कि वित्त पोषण का पिछला जो लक्ष्य है वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए प्रयास में सुरक्षित करना है। और कार्बन बाजार अनुच्छेद 6 के बारे में जानें तो पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6 के नियमों को अंतिम रूप देता है। अनुच्छेद 6 के अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के लिए एक तंत्र का प्रावधान करता है। इसके तहत देश कार्बन क्रेडिट का व्यापार और जलवायु कार्रवाई को वित्त पोषित करते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या है? इस दौरान समर्थित पारदर्शिता फ्रेमवर्क सहित पारदर्शिता संबंधी सभी वार्ताएं संपन्न हुई। ईटीएफ एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जिसके तहत देश अपनी जलवायु कार्रवाइयों की रिपोर्ट देता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु शमन के प्रयास और अनुकूलन उपाय शामिल हैं। और पेरिस समझौते के तहत 13 देशों द्वारा पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट सौंपी गई। और द्विवार्षिक पारदर्शिता जो रिपोर्ट द्वारा ईटीएफ के तहत प्रस्तुत की जाने वाली नियामक रिपोर्ट्स है। वैश्विक जलवायु पारदर्शिता पर बाकू घोषणा पत्र और बाकू वैश्विक जलवायु पारदर्शिता प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए। और ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूती प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। यह रोडमैप पेरिस समझौते के लिए अनुच्छेद 7 के अनुरूप अनुकूलन कार्रवाई को लागू करने में मदद करेगा। अल्प विकसित देशों के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को लागू करने हेतु एक सहायता कार्यक्रम स्थापित की गई। देशज के लोग एवं स्थानीय समुदाय के लिए बाकू कार्य योजना को अपनाया गया और स्थानीय समुदाय एवं देशज लोगों के मंच के फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप्स को सौंपे गए कार्यों को नवीनीकृत किया गया। एफडब्ल्यूजी स्थापना जो है कॉप 24 में एलसीआईपीपी को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित 3 फोकस क्षेत्र हैं 2025 में जो शुरू होगा। ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सक्रिय भागीदारी की क्षमता का भी निर्माण करना, जलवायु नीतियों और कार्रवाइयों में विविध मूल्यों एवं ज्ञान आधारित प्रणालियों को शामिल करना। जेंडर और जलवायु परिवर्तन पर है। जेंडर जलवायु परिवर्तन पर समर्थित लीमा वर्क प्रोग्राम को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और है जलवायु वार्ताओं के दौरान चर्चा में रहने वाले मुख्य मुद्दे हैं अपर्याप्त जलवायु वित्त,
जिसमें रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार एनसीक्यूजी जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक अनुमानित निवेश संबंधित आवश्यकता से कम है। गौरतलब है कि इस मामले में चीन के अलावा उभरते बाजार और विकासशील देशों में लगभग 2.3 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। और मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पर गतिरोध है और जलवायु संबंधी लक्ष्यों पर सीमित प्रगति है। और अन्य मुद्दे जैसे हानि क्षति कोष है, क्रियान्वयन की धीमी गति और अपर्याप्त वित्त पोषण को लेकर चिंता जाहिर की गई है। कॉप 30 से पहले अगले दौर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा स्थगित कर दिया गया। G20 की वैश्विक उत्सर्जन में 77% की हिस्सेदारी है इसकी। जलवायु वार्ता में जीवाश्म ईंधन के पक्षकारों की कथित प्रभुत्व। आगे की राह में विशेष रूप से जलवायु वित्त और समन संबंधी लक्ष्यों के बारे में विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने के लिए देशों के बीच जो है नियमित एवं रचनात्मक संवाद के माध्यम से जलवायु कूटनीति को मजबूत करने की आवश्यकता है। आगे के निर्णय से पहले जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक योगदान को ध्यान में रखना चाहिए। साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हानि और क्षति कोष का शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए और एनडीसी को बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा ईटीएफ के तहत रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि देशों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। अगला न्यूज है कॉप 29 की शुरुआत की गई शुरू की गई पहले की घोषणा पत्र क्या है। तो ऑर्गेनिक अपशिष्ट मीथेन न्यूनीकरण संबंधी घोषणा पत्र हुआ है जिसमें यूनिप द्वारा संचालित जलवायु एवं स्वच्छ वायु संगठन जारी करता है। उद्देश्य है ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए लक्ष्य करना और इन लक्ष्यों नीतियां रोड मैप जारी करना। और 2021 में जो है आयोजित कॉप 26 में शुरू की गई ग्लोबल मीथेन प्लेज को लागू करने का समर्थन करती है। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज। ये कॉप 29 प्रेसिडेंसी जारी किया। तो ये है 2030 के लक्ष्य तय करना और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1500 गीगावाट ऊर्जा भंडार की स्थापना करना। नेक्स्ट है हरित प्लेज है हरित ऊर्जा क्षेत्र की गलियारे हैं जिसे यूनिडो और क्या है यूएनईसीई और यूनिस्कैप की साझेदारी में कॉप 29 प्रेसिडेंसी में हुआ। उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा स्थानीय समुदायों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हाइड्रोजन घोषणा पत्र जारी किया कॉप 29 प्रेसिडेंसी ने। इसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करना और जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग में तेजी लाना। और किसानों के लिए बाकू हार्मोनियम जलवायु पहल इसको जारी किया एफएओ के साथ साझेदारी की कॉप 29 ने। उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के साथी के रूप में किसानों की आधारभूत भूमिका को स्वीकार करना। नेक्स्ट है जलवायु वित्त कार्रवाई कोष जिसे अजरबैजान में ही जारी किया। ये उद्देश्य है विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन का समर्थन करना और अगली पीढ़ी के लिए एनडीसीएस की को पूरा करना और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जलवायु वित्त निवेश और व्यापार के लिए बाकू पहल है। ये इसको जारी किया संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ऑक्टैड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से कॉप 29 प्रेसिडेंसी ने। यह यूएनएफसीसी जो है पेरिस समझौते के अनुसार जलवायु वित्त निवेश और व्यापार के सुनियोजित उपयोग के माध्यम से देशों के जलवायु संबंधी लक्ष्यों और कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का। ये उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अत्यधिक उत्सर्जन वाले उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए डिकार्बोनेशन तेजी लाना था। और डिक्लेरेशन ऑफ ग्रीन डिजिटल एक्शन इसको जारी किया जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र एवं नेटवर्क टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के साथ कॉप 29 प्रेसिडेंसी ने। जलवायु संबंधी कार्रवाई की तेजी में लाना और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और डिजिटल असमानता को समाप्त करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। कंटिन्यूटी कोएलिशन फॉर क्लाइमेट हेल्थ संयुक्त अरब अमीरात मिस्र ब्रिटेन ब्राजील और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ प्रेसिडेंसी ने किया। ये सब चीजें हैं। आने पहले हैं पर्यटन में संवर्धित जलवायु कार्रवाई पर कॉप 29 घोषणा पत्र। इसका उद्देश्य है पर्यटन क्षेत्रों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। और वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन हुआ इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया और इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करना। हाइड्रोजन फॉर नेट जीरो लैक है पहला इसका उद्देश्य संधारित जल विद्युत अवसंरचना का विकास और आधुनिकीकरण करना है जिसमें ऊर्जा प्रणालियों रेजिलियंस और स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज। इसे 30 से अधिक सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समर्थन से शुरू किया गया।
नेक्स्ट है कॉप 29 जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य पर विशेष रिपोर्ट है, जारी करता है स्वास्थ्य संगठन। और रिपोर्ट्स के बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो गैर संचारी रोग जो जलवायु परिवर्तन और जलवायु प्रदूषण गैर संचार रोगों से होने वाली बीमारी को 85% मौतों के लिए जिम्मेदार है। हीट स्टेट है जिसमें 2023 में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक गर्मी के 50 डिग्री दिनों का सामना करना पड़ा था। और मातृ एवं जन स्वास्थ्य पर प्रभाव है। इसमें जो है बच्चे के जन्म प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु व आंधेपन जैसे प्रभाव देखे जा रहे हैं। और 2023 में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20.3 मिलियन लोगों को अपने मूल निवास स्थान के लिए विस्थापित होकर देश में किसी भी अन्य जगह जाना पड़ा। और है ग्लोबल लैंडस्केप क्लाइमेट फाइनेंस, ये जारी करता है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। और नेक्स्ट है वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड आकलन, ये जारी करता है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन एंड खाद्य एवं कृषि संगठन। यह पिछले 1 दशक में पूरी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड पर केंद्रित पहली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। नेक्स्ट है रेजिंग एम्बिशंस एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट, इसके जारी करता है जलवायु वित्त पर स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह। और रिपोर्ट्स के मुख्य बिंदु हैं 2030 तक जलवायु कार्रवाई के लिए लगभग 6.3 से 6.7 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष वैश्विक निवेश के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया एट कॉप 29। तो यूएनएफसीसी ने कॉप 29 पूरे सत्र में जलवायु वार्ता के संबंध में अपना रुख स्पष्ट किया और नया सामूहिक परमाणिक लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें भारत प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। इसमें 600 बिलियन डॉलर अनुदान या अनुदान समकक्ष संसाधनों से आने चाहिए। मिटिगेशन है, भारत ने मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के दायरे में परिवर्तन और पेरिस समझौते के तहत तापमान संबंधी लक्ष्यों में बदलाव के प्रयासों को विरोध किया। भारत ने विकसित देशों द्वारा 2020 से पहले के समन संबंधी उपायों हेतु वित्त की उपलब्धता में कमी का मुद्दा उठाया है। जस्ट ट्रांजिशन, भारत ने स्पष्ट किया है कि विकसित देशों को जस्ट ट्रांजिशन के लिए विकासशील देशों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। ग्लोबल स्टॉक टेक है जिसमें भारत ने पेरिस समझौते के फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए ग्लोबल स्टॉक टेक के परिणामों के लिए किसी भी फॉलोअप मैकेनिज्म का विरोध किया और वित्तीय मुद्दे पर कम ध्यान देना, असंतुलन की कमी और संबंध केंद्रित होने के कारण यूएई ने डायलॉग टेस्ट की आलोचना की। और एडाप्टेशन है, भारत ने अनुकूलन पर प्रगति को मापने के लिए स्पष्ट संकेतकों को सुनिश्चित करने को कहा है और संकेतकों को रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा केवल पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कॉप 29 के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न आयोजनों में भारत की भागीदारी, जैसे आपदा रोधी संरचना को अनुकूल रणनीति में एकीकृत करने के लिए है। इसमें भारत और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया। बाकी लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन सदस्यों की बैठक हुई और ग्लोबल साउथ के लिए एनर्जी ट्रांजिशन में सब हुआ। भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया इसका और यह आयोजन विकासशील देशों के एनर्जी ट्रांजिशन और ऊर्जा की भूमिका पर केंद्रित था। नेक्स्ट है कार्बन ट्रेडिंग बाजार। तो पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आने वाले कार्बन ट्रेडिंग नियमों को 1 दशक की वार्ता के बाद कॉप 29 में अंतिम रूप दिया गया। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के बारे में जाने तो इसमें कार्बन बाजार संबंधित साधनों और प्रणालियों का विवरण दिया गया है। देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को हासिल करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग करने में मदद सक्षम बनाता है। इसके तहत 3 मुख्य प्रणालियां शामिल हैं जिनमें 2 बाजार आधारित, 1 गैर बाजार आधारित है। तो बाजार आधारित है ये केंद्रीय अनुच्छेद 6.2 और 6.4, गैर बाजार पर है 6.8। तो यह विकेंद्रीकृत प्रणाली है, इसमें देशों को द्विपक्षीय सहयोग के जरिए आपस में कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति दी गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरित समन परिणामों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल है और समन संबंधी कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्सर्जन में होने वाली कमी को दर्शाने वाली यूनिट्स है। आईटीएमओस के व्यापार से मिली उपलब्धियों को फिर एनडीसी के लक्ष्यों में समायोजित किया गया और अनुच्छेद 6.4 में या यूएनएफसीसी की निगरानी में आईटीएमओस के हस्तांतरण पर आधारित एक केंद्रीकृत प्रणाली है। इसे पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना करती है। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के 3 डेवलपमेंट मैकेनिज्म के समान बेसलाइन एंड क्रेडिटिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। गैर बाजार आधारित में है, इसमें वित्त प्रौद्योगिकी, हस्तांतरण क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से समन्वय अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए गैर बाजार आधारित दृष्टिकोण शामिल है। नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट के बारे में। तो पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 है जिसके तहत आईटीएमओस के हस्तांतरण या अर्जन को समायोजित करने के लिए संबंधित देश के उत्सर्जन स्तर में बदलाव किए जाते हैं। एनडीसीएस के तहत विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों और उपायों के आधार पर 3 अलग अलग स्ट्रीम के लिए बनाया गया है।
ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स उदाहरण के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर, ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित कर क्षमता है। नीतियां और उपाय किसी देश के एनडीसी के तहत लागू की गई नीतियां और उपाय हैं। कार्बन मार्केट के बारे में जाने तो कार्बन बाजार एक व्यापारिक प्रणाली है जहां कंपनियां कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई करती हैं। ये क्रेडिट उन परियोजनाओं से प्राप्त होता है जो उत्सर्जन को कम करती है या उत्सर्जन को रोकने का काम करती है। आमतौर पर व्यापार योग्य एवं एक कार्बन क्रेडिट एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी और सिक्वेस्ट्रेशन या रोकथाम के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग की तुलना। तो पहलू है कार्बन, ये क्योटो प्रोटोकॉल का है, पेरिस समझौता का है। तो ये विकसित देशों तक सीमित था तथा परियोजनाओं को विकासशील देशों में लागू किया गया था क्योटो को, और पेरिस में इसमें सभी देशों को शामिल किया गया था। और सीडीएम परियोजनाओं से प्राप्त आय का हिस्सा जो है क्योटो में अनुकूलन कोष से लिया जाता था। और अनुच्छेद 6.4 के तहत जो है पेरिस समझौते के लेन देन में प्राप्त आय का 5% हिस्सा वैश्विक अनुकूलन कोष से आवंटित किया जाता था। क्योटो में ये परियोजना आधारित मैकेनिज्म पर केंद्रित था जिसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और संयुक्त कार्यान्वयन जो अन्य विकसित देशों की परियोजना में था। और पेरिस में बाजार आधारित और गैर बाजार आधारित दृष्टिकोण दोनों शामिल थे। बाकी लेगेसी क्रेडिट में जो है क्योटो, इसमें निष्क्रिय परियोजनाओं से संबंधित पुराने कार्बन क्रेडिट्स के उपयोग की अनुमति दी गई थी जिसमें बाजार में कार्बन क्रेडिट की अत्यधिक आपूर्ति चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। और यहीं पेरिस में इसमें लेगेसी क्रेडिट के उपयोग की अनुमति नहीं थी और 2013 के बाद कार्बन क्रेडिट की ही उपयोग किए जाते हैं। कार्बन ट्रेडिंग का महत्व है, आर्थिक दक्षता है इसमें, और इसमें विकासशील देशों का समर्थन है, व्यापक प्रभाव की संभावना है और सरकारों के लिए राजस्व है। जैसे विश्व बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कार्बन मूल्य निर्धारण राजस्व रिकॉर्ड जो है $104 बिलियन तक पहुंच गया। वही है कार्बन बाजार से संबंधित मुद्दे जिसमें दोहरी गणना है। अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत देशों को अपने उत्सर्जन संबंधी कटौती की गणना में गड़बड़ियों को ठीक करने या गड़बड़ियों को रोकने के लिए कठोर या अनिवार्य प्रावधान नहीं किए गए। इसमें एक से अधिक देशों द्वारा एक ही उत्सर्जन कटौती की गणना की संभावना उत्पन्न हो जाती है। सीमित कवरेज और दायरा विश्व बैंक के अनुसार, तो इसमें वैश्विक उत्सर्जन का 24% ही कार्बन टैक्स और उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों के लिए कवर किया जाता है। मापन संबंधी अपर्याप्त मानक है जिसमें अनुच्छेद 6 के मसौदा के नियमों में देशों के लिए असफल कार्बन प्रच्छादन परियोजना CO2 के उत्सर्जन को निगरानी करना अनिवार्य नहीं किया गया है। क्रियान्वयन में देरी है, कार्बन उपनिवेशवाद है और विविध राष्ट्रीय हित है। अन्य समस्याएं हैं जैसे गैर बाजार आधारित उपायों के अस्पष्ट दिशा निर्देशों और कार्यान्वयन फ्रेमवर्क का अभाव, ग्रीन वॉशिंग से जुड़ी चिंताएं हैं और बाजार के कार्बन क्रेडिट की अधिकता है। आगे की राह में उत्सर्जन कार्बन कटौती की रिपोर्टिंग के लिए समान और बाध्यकारी दिशा निर्देश लागू करना चाहिए ताकि दोहरी गणना को रोका जा सके एवं विश्वसनीय कार्बन लेखांकन को सुनिश्चित किया जा सके। और दूसरा है कार्बन क्रेडिट की प्रमाणिक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि किसी निष्पक्ष तीसरे पक्ष द्वारा यह सत्यापित किया जाए कि ये क्रेडिट वास्तविक परियोजनाओं से प्राप्त हुए हैं और कार्बन उत्सर्जन में कमी के अनुरूप है। वनाग्नि या भूमि उपयोग में परिवर्तन जैसे जोखिम से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों का विकास और उन्हें लागू करना चाहिए ताकि कार्बन जो है प्रच्छादन संबंधी प्रयासों के परिणामों को निष्प्रभावी रूप से रोका जा सके। और एक भारत में कार्बन और कार्बन ट्रेडिंग प्रणालियां हैं। कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है 2023 की, और अनुपालन प्रणाली है, ऑफसेट है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये क्यों है न्यूज में? क्योंकि हाल ही में विकासशील देशों ने जलवायु वित्त पर बढ़ाए गए नए सामूहिक परिमाणिक लक्ष्य पर निराशा व्यक्त की है। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के बारे में जाने तो क्या है, 2025 के बाद जलवायु वित्त संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए COP21 ने NCQG को प्रस्तावित किया था। 2009 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों ने 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन जुटाने का निर्णय लिया था। बाद में इस समय सीमा को 2025 तक बढ़ा दिया गया, हालांकि यह लक्ष्य अभी भी हासिल नहीं किया जा सका और इस कमी ने जलवायु वित्त की मौजूदा प्रणाली की समस्याओं को उजागर किया है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि समझौते के पक्षकार विकसित देश पक्षकार विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे। जलवायु वित्त के स्रोत हैं UNFCCC और UNCCD जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते कन्वेंशन के तहत स्थापित वित्तीय तंत्र, व पक्षी विकास बैंकों
और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण अनुदान और राज्य सरकारों से आवंटन और कार्बन मूल्य निर्धारण साधन और कार्बन बाजार संबंधी जैसी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम और कार्बन उत्सर्जन पर कर आदि। ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन डिपॉजिट जैसे साधनों से निजी वित्त प्राप्त करना है। जलवायु वित्त के बारे में जाने तो यूएनएफसीसी के अनुसार जलवायु वित्त सार्वजनिक, निजी या अन्य स्रोतों से स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली फंडिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन्वय और अनुकूलन के प्रयासों को समर्थन करना। यूएनएफसीसी के अंतर्गत वित्तीय तंत्र, लॉस एंड डैमेज यानी हानि और क्षति, इसे मिस्र में आयोजित COP27 के दौरान गठित किया गया था। इसका परिचालन दुबई में आयोजित COP28 के दौरान शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य देशों की वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड है, 2010 से आयोजित है, COP16 में स्थापित किया गया था। इसके तहत विकसित देशों ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वह 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाकर विकासशील देशों को उत्सर्जन में कटौती संबंधी उनके लक्ष्यों को हासिल करने और उन्हें बढ़ाने में सहायता करेंगे। नेक्स्ट है अनुकूलन निधि, इसे 2001 में स्थापित किया गया था और इसका लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं को प्रोग्राम को वित्त पोषित करना। और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जलवायु वित्त की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि साझा लेकिन विभेदी जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के लिए और जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के लिए और प्रौद्योगिकी इनोवेशन के लिए और डिजास्टर रेजिलियंस आपदा के बचाव के लिए। वर्तमान जलवायु वित्त पोषण से जुड़े मुद्दे क्या हैं? वितरण में असमानता है, अनुकूलन वित्त अंतराल है और है समन्वय और अनुकूलन असंतुलन और ऋण का बोझ भी है और अपर्याप्त वित्त है। और अन्य समस्याओं में देखते हैं, जलवायु वित्त के आवंटन और उपायों और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अभाव है और इससे ही इसकी प्रभावशीलता और दुरुपयोगिता की आशंका बनी रहती है। कई विकासशील देशों को जटिल प्रक्रियाओं और तकनीकी क्षमता की कमी, सीमित संसाधन व्यवस्था के कारण जलवायु विधि निधि की उपलब्धता के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत कम है। जलवायु वित्त भारत और जलवायु की वित्त हेतु आवश्यकताएं हैं। भारत की वर्तमान ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए 2015 से 30 के बीच 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता। और भारत को 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता। जलवायु वित्त जुटाने के लिए उठाए गए कदम है। अगस्त 2015 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष की स्थापना की गई। नवगढ़ी ऊर्जा परियोजना को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के दायरे में लाया गया। ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड 2015 में यस बैंक द्वारा जारी किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की स्थापना की गई थी। आरबीआई ने नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया और केंद्रीय बजट 2022-23 में हरित अवसंरचना निवेश के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की गई। आगे की राह में है समन्वय और अनुकूलन हेतु संसाधन का आवंटन में संतुलन का समाधान करना चाहिए और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने हेतु ग्रीन बॉन्ड, कार्बन बाजार और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग जैसे नवीन वित्त पोषण तंत्रों की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जिसमें सार्वजनिक वित्त पोषण होना चाहिए, निजी निवेश होना चाहिए। बहुपक्षीय विकास बैंकों जैसे बैंकों को एनसीक्यूजी के भाग के रूप में 2030 तक ऋण देने की क्षमता को 3 गुना करने के लिए कार्य करना चाहिए। जलवायु वार्ता में ग्लोबल साउथ के हितों को बनाए रखने के लिए समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऋण के लिए जलवायु स्वैप का उपयोग करके देशों को ऋण में राहत देने हेतु वार्ता की जानी चाहिए जिससे ऋण चुकाने के बजाय जलवायु कार्रवाई परियोजना में निवेश हो सके। क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए बीमा का उपयोग करना चाहिए। और जस्ट ट्रांजिशन ये क्या है? तो COP29 में आयोजित द्वितीय वार्षिक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय ग्लोमेट सम्मेलन में ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस और समान कार्रवाई की वैश्विक आवश्यकता पर बल दिया गया। तो जस्ट ट्रांजिशन के बारे में जाने तो आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय जस्ट ट्रांजिशन का अर्थ है अर्थव्यवस्था को इस तरीके से हरित बनाना जो सभी के लिए निष्पक्ष और समावेशी हो, गन्ना पर रोजगार का अवसर प्रदान करे और किसी को भी पीछे न छोड़े। और इसमें सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी लोगों को जस्ट ट्रांजिशन का लाभ, रोजगार के अच्छे अवसर मिले। यह समतापूर्ण, समावेशी और निष्पक्ष सुनिश्चित करता है और उच्च कार्बन उत्सर्जन वाली संधारणीय प्रणालियों और निम्न कार्बन वाली संधारणीय व्यवस्थाओं का स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। जिसे स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सहमत जस्ट ट्रांजिशन घोषणा पत्र द्वारा मान्यता दी गई। इसके प्रमुख घटकों में शामिल है समानता, समावेशन और संधारणीयता। तो ये देखते हैं यूनिट 5 की चर्चाओं में जस्ट ट्रांजिशन का विकास क्रम।
समझौते की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्यबल के लिए जस्ट ट्रांजिशन गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के सृजन की अनिवार्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत जस्ट ट्रांजिशन की अवधारणा को संस्थागत रूप से प्रदान करना चाहिए और भारत जैसे देश ने जस्ट ट्रांजिशन को अपनाने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल प्रकाश डाला है। दक्षिण अफ्रीका ने एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की घोषणा की। डच ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम के तौर तरीकों को देश को परिभाषित किया गया तथा उन्हें अपनाया गया। इस प्रोग्राम के तहत पहली वार्ता संपन्न हुई। कॉप 21 दो पेज समझौता में ये सब हुआ था और कॉप 24 में 2018 में भी, कोटोवासी में भी और 2026 में कॉप 26 2021 ग्लासगो में और कॉप 27 जो है शर्म शेख में ये सब की घोषणा हुई थी 22 में और 28 में 2023 दुबई में। फिर सॉलिडेरिटी जस्ट ट्रांजिशन पर सिलेसिया घोषणा पत्र को अपनाया गया। फिर जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आईएलओ के अनुसार 2030 तक 24 मिलियन नए हरित रोजगार सृजित हो सकते हैं तथा कार्बन गहन उद्योगों में 6 मिलियन नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन शमन। ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन में होने वाली कमी पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को जो है 1.5 डिग्री तक सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को 2025 से पहले अपने चरम सीमा पर पहुंचाएगी और 2030 तक इसमें 83% कमी करनी होगी। ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। असंतोष से बचना, उदाहरण के लिए तौर पर निम्न आय वर्ग और असमान प्रभाव वाले डालने वाले जलवायु उपायों के खिलाफ 2018 में फ्रांस येलो वेस्ट प्रदर्शन किए गए थे। इसके सामने चुनौतियां क्या है? ट्रांजिशन संबंधी उच्च लागत है, क्षेत्रीय समानताएं हैं, ऊर्जा की सुरक्षा और सुलभता है, जैसे कि भारत में कोयला का 55% वाणिज्यिक ऊर्जा और आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही 70% से अधिक बिजली का उत्पादन कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र करते हैं। आर्थिक नुकसान है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा में बढ़ने के चलते आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो चुकी जीवाश्म ईंधन परिसंपत्तियों के मामले में नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब ने 2022 के बजट राजस्व का 68% हिस्सा तेल से प्राप्त किया। असमान प्रभाव है। यूएनबी में 2023 के अनुसार अनौपचारिक और कम कार्बन वाली नौकरियों की महिलाओं की संख्या अधिक है। अन्य मुद्दे हैं इसमें अवसंरचना जुड़ी चुनौतियां जैसे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, प्रौद्योगिकी पर्याप्त संतांतरण का अभाव आदि शामिल है। जस्ट ट्रांजिशन के लिए उठाए गए कदम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र का कल्याण योजना, जिला खनिज फाउंडेशन और उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना और है वैश्विक सहयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा ऊर्जा कोष है और वैश्विक स्तर पर है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। इसमें यूएनएफसीसी ने कॉप 26 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत विकसित देश विकासशील देशों से समावेशी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। आईएलओ के जस्ट ट्रांजिशन दिशा निर्देश क्योंकि ये सभी के लिए पर्यावरणीय रूप से संधाड़ी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए जस्ट ट्रांजिशन के दिशा निर्देश होंगे। तो चलिए आगे करते हैं। तो आगे की राह में कोयले का खनन बंद होने से इनका अन्य उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग की स्वतंत्र निगरानी करने तथा ट्रांजिशन के लाभों एवं लागतों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए नेशनल जस्ट ट्रांजिशन बॉडी की स्थापना की जानी चाहिए। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ग्रीन बॉन्ड जैसे साधनों के माध्यम से संधारणीय वित्त पोषण की संभावना तलाशी करनी चाहिए और बैंकों व बहुपक्षीय संस्थाओं को अधिक अनुदान, रियायती ऋण आदि प्रदान करने वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ानी चाहिए। ये सब चीजें करनी चाहिए। चलिए अगर न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूएनसीबीडी और कॉप 16 क्या है? तो ये सुर्खियों में क्यों था? क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन कोलंबिया के कैली में संपन्न हुआ और इस वर्ष के सम्मेलन की थीम थी प्रकृति के साथ शांति और यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद जो है यूएनसीबीडी के पक्षकारों का पहला सम्मेलन था। केएमजीबी फ्रेमवर्क की गति का आकलन करने और उसके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। तो यूएनसीबीडी के बारे में जाने तो इसकी उत्पत्ति जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय संधि है। याद रखिएगा ये क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है और अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था और इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अभी देखा होगा यूपीपीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। यह 1993 में लागू हुआ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत कार्य करता है।
उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके अलग-अलग घटकों का संधाड़ी तरीके से उपयोग करना तथा आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग में से मिलने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना है। सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और इसकी अभिपुष्टि हुई 196 सदस्य देशों द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की। संचालन तंत्र है, कॉप की बैठक हर 2 साल में आयोजित की जाती है और इस बैठक में जैव विविधता के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों की गति की समीक्षा की जाती है और प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। एक विभिन्न कार्य योजनाओं को लागू करने के प्रति जो है प्रतिबद्धता को दोहराया जाता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में जाने तो एक गैर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इसे कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2022 में आयोजित किया गया। कॉप 15 के दौरान अपनाया गया था। इसे जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 20 और इसके आईची लक्ष्यों की जगह लाया गया है। उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना एवं पुनर्बहाली सुनिश्चित करना। लक्ष्य 2050 तक के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। संरक्षण का पुनर्स्थापना, प्रकृति के साथ समृद्धि, लाभों का न्यायसंगत साझाकरण और निवेश और सहयोग के लिए। और टारगेट से जैव विविधता के खतरों से निपटना, संधाड़ी उपयोग के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने आदि हेतु 2030 तक के लिए 23 टारगेट निर्धारित किए गए हैं। कुछ टारगेट हैं जैसे 30 बाई 30 टारगेट है, अर्थात 2030 तक 30% भूमि, समुद्र और अंतर्देशीय जल का संरक्षण करना तथा निम्नलिखित विभिन्न परिस्थितियों प्रणालियों के 30% की पुनर्बहाली करना। 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार को 50% तक कम करना। ये सब चीजें हैं। कॉप 16 के प्रमुख आउटकम्स हैं। डीएसआई के लिए वित्तीय तंत्र, जैविक संसाधनों एवं डीएसआई के उपयोग से होने वाले लाभों को अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करने के लिए कैली फंड की शुरुआत की गई। ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जो चीजें हैं जैसे कि कॉप 16 की भारत की प्रतिबद्धता, तो अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना, इसमें जो है 23 टारगेट शामिल हैं। समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण अपनाते हुए केएमजीबीएफ के अनुरूप है। बजटीय आवंटन है 2025 से 30 की अवधि के लिए। इसमें 81,664 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। संसाधन जुटाने का आह्वान किया गया है। टारगेट 19 में जैव विविधता के लिए $30 बिलियन के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्रोत आदि सभी स्रोतों के प्रति वर्ष $200 बिलियन की राशि जुटाने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट है कॉप 16 की कमियां है। संसाधन एवं वित्त जुटाना। विकसित देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है वित्त पोषण में $20 बिलियन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में पिछड़ गए हैं। बाकी केएमजीबीएफ के लिए निगरानी फ्रेमवर्क है को लागू करने में प्रगति को ट्रैक करने के लिए निगरानी फ्रेमवर्क और संकेतकों को अपडेट करने और पूरा करने का निर्णय नहीं लिया गया है। योजना और निगरानी रिपोर्टिंग समीक्षा की गई तंत्र में देरी है और एनबीएसएपीएस की प्रस्तुति है जिसमें 196 सदस्य देशों में से 44 देशों ने केएमजीबीएफ के अनुरूप अपने अपडेटेड एनबीसैप्स जो है प्रस्तुत किए हैं। बाकी कैली फंड है जिसमें हालांकि यह फंड शुरू हो गया है लेकिन इसमें योगदान और वित्तीय एवं तकनीकी संसाधन का आवंटन के तरीकों पर सहमति नहीं बन पाई है। जैव विविधता क्रेडिट ऑफसेट पर असहमति है। बाकी निष्कर्ष में है 2026 में आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में होने वाले कॉप 17 के लिए रोड मैप निम्नलिखित पहलों पर केंद्रित होंगे, जैसे केएमजीबीएफ के टारगेट 19 के तहत वित्तीय तंत्र की मजबूत करना होगा और इसके निगरानी के लिए अगली जो है अंतरिम बैठक बैंकॉक में होगी। जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और पीएमआरआर तंत्र को मजबूत करना होगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं डीएसआई के बारे में। तो ये सजीवों के जीनोमिक अनुक्रम डेटा और इन संबंधित डिजिटल डेटा को संदर्भित करता है। इसका उपयोग कृषि, फार्मास्यूटिकल और जैव विविधता संरक्षण आदि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए किया जाता है। और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि इसमें जैविक अनुसंधान मदद मिलती है, जैसे कि बायोलॉजिस्ट जो है ARS-CoV-2 डीएसआई का उपयोग कोविड-19 के दौरान डायग्नोस्टिक किट के डिजाइन के लिए किया गया था। कृषि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो है कीट प्रतिरोधी जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम फसल किस्में आदि का विकास करता है। बहुत सारी चुनौतियां, न्याय संगत तरीके से लाभ साझाकरण का अभाव है, पारंपरिक ज्ञान के स्वामित्व है, जवाबदेहिता का अभाव है, गोपनीयता संबंधी चिंताएं वगैरह हैं। और इसकी शुरुआत की प्रमुख पहले हैं केएमजीबीएफ का लक्ष्य सी और टारगेट 13 है डीएसआई के उपयोग अनुवांशिक संसाधनों के पारंपरिक ज्ञान से होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण को बढ़ावा देता है। ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि भारत ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन में COP16 में अपग्रेडेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतिक और कार्य योजना 2024-30 का अनावरण किया है। एनबीसैप के बारे में जाने तो यूएनसीबीडी के अनुच्छेद 6 के अनुसार इन कन्वेंशन में के प्रत्येक पक्षकार के लिए एनबीसैप तैयार करना अनिवार्य है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को मुख्यधारा में लाने और यूएन सीबीडी के कार्यान्वयन के लिए एक प्राथमिक साधन है। यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जैविक संसाधनों के लिए संधारणीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है और उनसे प्राप्त लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करता है। और ये एनबीसैप जो है 2024 से 30 के प्रमुख बिंदु एक नजर में है। दृष्टिकोण है केएमजीबीएफ के साथ समन्वय में समग्र सरकार और समग्र समाज का दृष्टिकोण अपनाया गया है और इसमें 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना और उनको पुनरुद्धार करना शामिल है। तो ये थोड़े से हैं, इतना मुझे नहीं लगता है इम्पोर्टेंट है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक गठबंधन क्या है? ये सुर्खियों में क्यों है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय COP16 में प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए वैश्विक गठबंधन जीवन के लिए आह्वान का शुभारंभ किया है। और ये जो इस गठबंधन के तथ्य हैं, सदस्य हैं इसमें मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा, चिली सहित 4 महाद्वीप के देश हैं, याद रखिएगा नाम। और ये हालांकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोई सदस्य में शामिल नहीं है, ये देखिए स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। स्वरूप है एक स्वैच्छिक गठबंधन है और इन देशों के लिए खुला है जो प्रकृति के साथ मानवता के संबंध बदलने के लिए निर्धारित सिद्धांतों के एक सेट पर सहमत है। उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों का व्यापक पैमाने पर समाधान करने के लिए मानव और प्रकृति के बीच संबंधों में बदलाव कराना, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अधिकार आधारित दृष्टिकोण की पुष्टि करना, प्रकृति की रक्षा तथा संरक्षण एवं संधारणीय विकास हेतु धन जुटाना, समग्र सरकार समग्र समाज की भागीदारी से सामूहिक प्रयासों को प्रेरित करना तथा स्थानीय प्रयासों को मजबूत बनाकर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली क्या है? हाल ही में जैव विविधता अभिसमय के सचिवालय ने जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली के बारे में जाने तो यह सहयोग आधारित परियोजना है। 2014 में दक्षिण कोरिया की कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने कार्यकारी सचिव के रूप में शुरू किया गया था। सौंपे गए कार्य है इस जैव विविधता कन्वेंशन की पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली गतिविधि तथा आईची जैव विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति सहयोग देने का कार्य सौंपा गया था। यह आईची लक्ष्य की जगह कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क ने ली है, इसलिए अब यह केएमजीबीएफ और कार्यान्वयन में विकासशील देशों के सीधे समर्थन देती है। और केएमजीबीएफ ने 2030 तक हासिल किए जा सकने वाले 23 लक्ष्यों को निर्धारित किया है ताकि जैव विविधता के नुकसान को रोका जा सके और उसे पुनर्बहाल किया जा सके। फेरी की शुरुआत की यानी पहले हैं पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर अल्पकालीन कार्य योजना वी प्लान फॉरेस्ट है। यह उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली के लिए निर्णय लेने में सहायता करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। वन पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली के बारे में जाने तो इनमें निर्वनीकरण से प्रभावित वन भूमि पर पेड़ों को उगाना, वनों की स्थिति में सुधार करना, वृक्षों की देशी प्रजातियों की रोपाई करना, जंगली पौधों और जानवरों का संरक्षण करना तथा मृदा और जल स्रोतों का रक्षा शामिल है और सभी विशेषताएं वन पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। वनों की पुनर्बहाली के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें हैं IUCN का वन संरक्षण कार्यक्रम है, WWF का फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र का रेड प्लस फ्रेमवर्क है और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि का है वन एवं परिदृश्य बहाली के लिए। रिस्टोरेशन इंटरवेंशन क्या है? तो रिहेबिलिटेशन है, इसमें रिकंस्ट्रक्शन है, रिक्लेमेशन है, रिप्लेसमेंट है, सब चीजें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल फार्मिंग का। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वैच्छिक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी है। यह मिशन कार्यान्वयन जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत होगा और इसमें जो है केंद्र सरकार ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती का नाम बदलकर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कर दिया है। साथ ही 2019 में से परंपरागत कृषि विकास योजना नामक अम्ब्रेला योजना के तहत एक उप योजना के रूप में शामिल किया गया था। PKVY को 2015 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन में कम लागत वाले प्रौद्योगिकी को अपना कर रसायनों कीटनाशकों से मुक्त कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना।
प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्य हैं सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक खेती जैसी पद्धतियों को बढ़ावा देना, किसानों को खेती की इनपुट लागत और बाहर से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता को कम करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादकों के मामले में मानक प्रमाणन प्रक्रिया एवं ब्रांडिंग का निर्माण करना, देसी गाय और स्थानीय संसाधनों पर आधारित एकीकृत कृषि पशुपालन मॉडल को जो है लोकप्रिय बनाना और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित प्राकृतिक खेती के तरीकों को एकत्रित करना और उनकी पुष्टि करना और उनका रिकॉर्ड बनाना। वित्त वर्ष 2023-24 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का नाम बदलकर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन कर दिया गया है, ताकि इसे पूरे देश में लागू किया जा सके। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 6 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य देश भर के 600 प्रमुख ब्लॉक में 12 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करना, साथ ही क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों के लिए 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में जाने तो कार्यान्वयन अगले 2 वर्षों में NMNF को इच्छुक ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टर में लागू किया जाएगा। बाकी सब चीजें हैं। प्राकृतिक खेती के घटक हैं बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन है और वापसासा है और पादप का संरक्षण है। जैविक बनाम प्राकृतिक कृषि प्रणालियां तो दोनों ही रसायन मुक्त कृषि प्रणाली हैं, अर्थात मुख्य रूप से बायोमास प्रबंधन प्राकृतिक पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल चक्र और बहुफसली खेती पर निर्भर है। मुख्य अंतर है जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि में। जैविक कृषि इनपुट होता है, खेतों से बाहर से खरीदे गए ऑर्गेनिक और जैविक इनपुट शामिल होते हैं और प्राकृतिक में इसमें किसी तरह के बाहरी इनपुट का प्रयोग नहीं होता है। इसमें देसी गाय के प्राप्त खेत पर ही जो है गाय से प्राप्त खेत पर ही उपलब्ध इनपुट का उपयोग किया जाता है। और मृदा में सुधार, इनमें खनन के लिए प्राकृतिक खनिजों के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर मृदा में सुधार किया जाता है जैविक में, और प्राकृतिक में इनमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, खनिजों के उपयोग की अनुमति नहीं है। और कृषि इसमें देखें कि जुताई, खाद मिलाने और निराई गुड़ाई आदि के लिए करने की आवश्यकता होती है, जबकि प्राकृतिक में से मृदा की सतह पर सूक्ष्मजीव और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन प्रसारित किया जाता है। लागत है, इसमें जैविक खाद की आवश्यकता के कारण लागत अधिक होती है और इसमें जो है प्राकृतिक में इसमें स्थानीय जैविक साधनों पर निर्भरता के कारण लागत कम होती है। प्राकृतिक खेती के महत्व उपज में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, रोजगार सृजन करते हैं, पर्यावरण संरक्षण में उपयोग होते हैं और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी यूजफुल होते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पहले में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान है और राष्ट्रीय जैविक एवं कृषि प्राकृतिक खेती केंद्र है। और राज्यों द्वारा शुरू की गई पहलों में है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना हिमाचल प्रदेश का और गुजरात निर्भर पैकेज है। प्राकृतिक खेती से जुड़ी चिंताएं हैं, उपज संबंधी अनिश्चितता है, इनपुट की आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं हैं, ज्ञान और कौशल कमी है, बाजार संबंधी चुनौतियां हैं, प्रमाणन तंत्र आदि का अभाव देखने को मिलता है, नीतिगत कमियां हैं, जलवायु परिवर्तन और कीट हमले भी हैं। आगे की राह में किसान उत्पादन संगठन है जो उपज को एकत्रित करके इनकी खरीद बढ़ाकर मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने तथा उपभोक्ताओं के बीच विश्वास का निर्माण करने में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकता है। और किसानों के प्रशिक्षण पे काम किया जा सकता है, जागरूकता पैदा करके और मार्केटिंग संबंधी सहायता की जा सकती है और सर्वोत्तम पद्धति को अपनाया जा सकता है। हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सुर्खियों में प्रकाशित जो है जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्र के हिमनदी झीलों एवं अन्य जल निकायों के आकार एवं सहित क्षेत्रफल में विस्तार हुआ है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालें तो भारत की हिमनदियां झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि 2011 से 2024 के मध्य 13.7% की बढ़ोतरी हुई है। सीमा पार जोखिम, जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ोसी देशों और जैसे भूटान, नेपाल और चीन सहित हिमालयी क्षेत्र में मौजूद हिमनदियां झीलों एवं अन्य निकायों के क्षेत्र में फल में 2011 से 24 के बीच 10.81% की वृद्धि हुई है। और है हिमनदियों की झीलों में जो है ग्लोब्स के बारे में जाने तो तो हिमनदी झीलें ये जो होती हैं ग्लेशियर के पिघलने से निर्मित होने वाले जल निकाय हैं। ग्लेशियर के आगे बढ़ने से संबंधित गतिविधियों के चलते उनके नीचे की भूमि का अपरदन हो जाता है और वहां पर गड्ढे बन जाते हैं, फिर ये झीलों का निर्माण होता है। और हिमनदी झीलों की जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उनकी 4 श्रेणियां हैं। एक हिमोड निर्मित बांध वाली हिमनदी झील है, एक हिम निर्मित बांध हिमनदी झील है और एक हिम अपरदन से निर्मित हिमनदी झील है और एक अन्य हिमनदी झील है। और ग्लोब्स के बारे में जानें तो प्राकृतिक तटबंध के टूटने से हिमनदियां झील का पानी अचानक तेजी से ढलान की ओर बहने लगता है, जिससे निचले इलाकों में प्रचंड बाढ़ आ जाती है, जिसे ग्लोब कहा जाता है। और इसकी 3 विशेषताएं, इनमें झील का अचानक
कभी-कभी चक्रीय रूप से बड़ी मात्रा में बहाव शामिल होता है। ये तीव्र गति से होने वाली घटना है जो कई घंटों से लेकर कई दिनों तक चलती है। इनके परिणामस्वरूप नदी के निचले हिस्से में जल की व्यापक मात्रा पहुंच जाती है। गुलाब के उदाहरण है 2023 तक सिक्किम से दक्षिण लोनक झील में गुलाब की घटना के कारण तीस्ता नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। 2013 में उत्तराखंड में चोराबाड़ी हिमनदी झील में गुलाब की घटनाओं के कारण मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई थी। गुलाब के कारण क्या होता है? ग्लेशियर सर्जिंग होती है, हिमोड़ बाढ़ में अस्थिरता आती है, हिम निर्मित बांध का टूटने से होता है, भूकंपीय गतिविधियों से भी हो सकता है और मानवीय गतिविधियों से। नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं गुलाब संबंधी प्रबंधन के भारत में शुरू की विभिन्न पहले हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, एनडीएमए, और उसके बाद गुलाब के प्रबंधन के लिए वैश्विक पहलों में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदू कुश हिमालय जो है क्रायोस्फीयर पहल शुरू की है। वैश्विक जलवायु अवलोकन प्रणाली है, बाकी यूनेस्को जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क भी है। ग्लोब्स के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां कठिन और अत्यधिक दुर्गम हिमालयी भूभाग हैं, अग्रिम चेतावनी प्रणाली का अभाव है और हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलताएं हैं और जलवायु परिवर्तन है। एनडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आगे की राह में हम लिख सकते हैं, ग्लोब्स की गतिशीलता की व्यापक समझ बनाना चाहिए, तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना और क्षमता का निर्माण करना चाहिए, सहयोग और रणनीतिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए और समन्वय रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए और निगरानी और अग्रिम चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाना चाहिए। और संक्षिप्त चलिए अब न्यूज एंड शॉर्ट्स में देखते हैं कौन कौन से न्यूज हैं। तो ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट है। तो ग्लोबल कार्बन जो है प्रोजेक्ट ने ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में के दौरान की गई। रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर जो है वैश्विक औसत तापमान लगभग 6 वर्षों में लगातार 1.25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने की 50% संभावना है। संभवतः इस वर्ष पहली बार जो है पहली बार वैश्विक जो है औसत तापमान 1.5 डिग्री की सीमा पार कर जाएगा। कार्बन बजट क्या है? ये CO2 उत्सर्जन की वो मात्रा है जो वैश्विक तापमान को एक निश्चित स्तर तक सीमित रख सकेगी और ये मौजूदा इस मामले में पेरिस समझौता का लक्ष्य है वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति से पूर्व 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि तक सीमित रखना। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है 2001 में शुरू किया गया था। ये फ्यूचर अर्थ का एक वैश्विक अनुसंधान प्रोजेक्ट है और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम का एक अनुसंधान भागीदार है। इसका जो उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन और सिंक में बदलाव को निगरानी करना तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करना है। और ये जो है रिपोर्ट के बिंदुओं पर नजर डालें तो जीवाश्म ईंधन आधारित CO2 उत्सर्जन के में जो है 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर को पार करने का अनुमान है। 2023 में जीवाश्म ईंधन से वैश्विक CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान चीन का है 31%, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का है, फिर है भारत, फिर यूरोप का है। ये 4 जीवाश्म ईंधन 59% जैविक मतलब वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। शेष विश्व में 41% के लिए जिम्मेदार है। वनों की कटाई जैसे उपयोग बदलाव से होने वाले और जो है वैश्विक उत्सर्जन पिछले 10 वर्षों में 20% की कमी दर्ज की गई। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है। ये जलवायु अनुकूलन योजना उनका कार्यान्वयन वित्त पोषण प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन करता है। तो जलवायु अनुकूलन के लिए प्रमुख पहले हैं, वैश्विक पहले हैं। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता है, इसमें अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यूएई फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस में 11 वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य शामिल किए गए हैं। अनुकूलन निधि है क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त पोषित हेतु स्थापित फंड है। भारत की पहले हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के अधिक खतरों वाले राज्यों में अनुकूलन कार्रवाई को बढ़ावा और उन्हें वित्त पोषित करना। रिपोर्ट के बिंदुओं पर एक नजर डालें तो अडेप्टेशन गैप इस वित्त पोषण के मामले में यह कमी प्रतिवर्ष 187 से 359 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। अनुकूलन की दिशा में प्रगति विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अनुकूलन उपायों में वित्त पोषण 2022 से बढ़ाकर 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अनुकूलन का महत्वाकांक्षी अनुकूलन उपायों से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरों को आधा किया जा सकता है। अडेप्टेशन गैप दूर करने के लिए सिफारिशें हैं। जलवायु परिवर्तन का आगामी COP29 जलवायु वित्त पोषण के लिए एक महत्वाकांक्षी न्यू कलेक्टिव जो है क्वांटिफाइड गोल अपनाना चाहिए
और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने वाले उपायों को मजबूत करना चाहिए। अनुकूलन उपाय वित्त पोषण की प्रक्रिया में बदलाव लाने की आवश्यकता है। पोषण और परियोजना आधारित वित्त पोषण की नीति अपनाई जाती है। ये सब चीजें हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन की प्रवृत्ति में भविष्य के पूर्वानुमानों और पेरिस समझौते के तापमान संबंधी दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत अपेक्षित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट के बिंदु पर एक नजरान ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन 2023 में 57 गीगावाट के बराबर एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है और ये 2022 की तुलना में 1.3% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। और है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत जो है 4140 मीट्रिक टन CO2 के बराबर उत्सर्जन के मामले में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहले और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में 63% के लिए जिम्मेदार है कौन? विश्व में 6 सबसे बड़े ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश हैं वर्तमान में, जबकि अल्पविकसित देशों में जो है केवल 3% है। और इस प्रकार भारत का ऐतिहासिक CO2 उत्सर्जन है 83 जो है, और वहीं चीन का है 300 गीगावाट जो है क्या बोलते हैं GT से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र ने प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट जारी किया है। ये क्या है? तो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 3 लक्ष्यों के संदर्भ में प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज की वैश्विक स्थिति का आकलन करने वाली रिपोर्ट है। इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज भौगोलिक रूप से परिभाषित हुआ क्षेत्र है जिसमें विशेष संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित और प्रबंधित किया जाता है। कंजर्व क्षेत्र प्रोटेक्टेड क्षेत्रों के बाहर क्षेत्र होते हैं। इन्हें जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, सेवाओं और स्थानीय मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धित किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर आए तो ये PCS जो है ये कवरेज स्थलीय और अंतर्देशीय जल के जो 17.6% तथा समुद्री जल एवं तटीय क्षेत्रों के 8.4% तक पहुंचाया गया है। और इसमें जैव विविधता क्षेत्रों में 2/3 से अधिक अब आंशिक रूप से या पूरी तरह से पैक्स जो है द्वारा कवर किए गए हैं, जबकि 32% नीचे को अभी भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। केवल 8.5% भूमि प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड है। नेक्स्ट है NI ऑन मीथेन और इनविजिबल बट नाउ नॉट अनसीन रिपोर्ट। NI ऑन द मीथेन इनविजिबल बट नॉट अनसीन रिपोर्ट। तो ये जो है 4था संस्करण लॉन्च हुआ है इसका, और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशालाओं द्वारा प्रकाशित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला के बारे में जाने तो ग्लोबल मीथेन प्लेज का एक मुख्य कार्यान्वयन भागीदार है। ये मीथेन उत्सर्जन पर मुफ्त, विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य डेटा प्रदान करता है। यह इनकी डेटा एकत्र प्रकाशित करती है। ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप के माध्यम से उद्योग की कठोरतापूर्वक रिपोर्टिंग के जरिए डेटा एकत्र किया जाता है। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से उपग्रहों में डेटा एकत्र किया जाता है। वैश्विक मीथेन विज्ञान अध्ययनों के जरिए डेटा एकत्र किया जाता है और राष्ट्रीय उत्सर्जन इंडस्ट्रीज में भी डेटा एकत्र किया जाता है। रिपोर्ट के बिंदु पर नजर डालें तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है इसमें, जिसमें 1/3 की वृद्धि हुई की जिम्मेदार है। तेल और गैस क्षेत्रों को होने वाले उत्सर्जन के लिए है। यूनेप ने OGMP 2.0 वैश्विक मीथेन उत्पादन का 42% कवर करता है और ज्ञातव्य है कि यह जो है इसके सदस्यों को अपने मीथेन उत्सर्जन की रिपोर्ट करना आवश्यक है। नेक्स्ट है विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट जारी की है। इसमें प्रमुख बिंदुओं नजर डालें तो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार ने 2023 में श्रम बाजार के व्यापक ट्रेड को पीछे छोड़ दिया है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र ने रोजगार में वृद्धि का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत में संबंधित प्रमुख बिंदु हैं। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में 8.5 मिलियन से अधिक लोगों ने नियोजित किया है। ये 2023 में देश के रोजगार प्राप्त कुल 566 मिलियन लोग हैं। ठीक है। और है EVAS ए सर्विस ऑफ प्रोग्राम। हाल ही में केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने EVAS ए सर्विस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की सहायता कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड की पहल है। इसे प्रधानमंत्री ड्राइव योजना की घोषणा के बाद शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके उपयोग में तेजी लाना है।
ईवीएच सर्विस मॉडल वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सक्रिप्शन के आधार पर प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों में खरीदने के लिए उच्च अग्रिम लागत नहीं चुकानी पड़ती है। ईवीए सर्विस कार्यक्रम के बारे में जानें तो इसके तहत अगले 2 वर्षों में सरकारी विभागों में 5,000 ई कारों का उपयोग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कार्यक्रम 2017 तक नेट जीरो उत्सर्जन के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला है गुरु घसीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो गुरु घसीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को 56वें टाइगर रिजर्व में अनुसूचित किया है। और इसमें एक नजर डालें तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है अनुसूचित किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी और टाइगर रिजर्व और चांद कमार टाइगर रिजर्व। और राज्य सरकार ने एनटीसीए के सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन टाइगर रिजर्व को सूचित किया है। यह नागार्जुन सागर सीसैलम टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व के बाद तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। और यह जो है टाइगर रिजर्व शामिल है एक कोर क्रिटिकल क्षेत्र वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना इसे छूट रखा जाना आवश्यक है। और है गुरु घसीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की स्थिति एवं भूपरिदृश्य के बारे में जाने तो भूगोल है छोटा नागपुर पठार आंशिक रूप से बघेलखंड पठार पर स्थित है। जीव है तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, भालू। नदियां हैं हसदेव, गोपद और बरंगा आदि। और संरक्षण के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण अपनाया गया है और यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में परिकल्पित है। टाइगर रिजर्व संजय डूबरी वन्यजीव अभ्यारण्य से सटा हुआ है और साथ ही बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगला है कोरल ट्रायंगल। तो एक नवीन रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन से कोरल ट्रायंगल के सक्षम उत्पन्न संभावित खतरों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों की 16वीं कॉन्फ्रेंस में जारी की गई। रिपोर्ट के बारे में जाने तो यह अर्थ इंसाइट और स्काई ट्रूथ द्वारा जारी की रिपोर्ट कोरल ट्रायंगल के जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न संभावित खतरों पर प्रकाश डालती है। विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र से समृद्ध इन क्षेत्रों का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, मेलानेशिया के 7 देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी और फिलीपींस, सिंगापुर, तिमोर लेस्ते और सोलोमन आइसलैंड। यह विश्व के सबसे समृद्ध और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। कोरल ट्रायंगल का महत्व है इस क्षेत्र में दुनिया की 76% कोरल प्रजातियां, 2000 से अधिक कोरल फिश प्रजातियां और 7 समुद्री कछुओं की प्रजातियों से पाई जाती हैं। 120 मिलियन को लोग खाद्य और आय के लिए इस पर निर्भर होते हैं। कोरल ट्रायंगल समक्ष उत्पन्न खतरे हैं तेल और अन्य मिश्रण, जिनमें वर्तमान में 100 अधिक अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक्स कोरल ट्रायंगल में कार्यरत हैं। फिलीपींस राष्ट्रीय है, सोलोमन आइसलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ है। यह ट्रायंगल। नेक्स्ट है सुनामी रेडी गांव। यूनेस्को ने अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग ने उड़ीसा के गांव को सुनामी रेडी अर्थात सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने आईओसी इंडोनेशिया में दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता राष्ट्रीय सुनामी तैयारी मान्यता बोर्ड के सत्यापन के आधार पर दी गई है। इतना जानिए। नेक्स्ट है भारत द्वारा उठाए गए कदम। जो सुनामी से निपटने के लिए काफी तत्पर रहते हैं क्योंकि वहां पर हमेशा बाढ़ आती रहती है। डिप्रेशन एस्लाडा एंड निवेल्स अल्टोस ढाना क्या है ये? हाल ही में स्पेन में डिप्रेशन एस्लाडा एंड निवेल्स अस्ट्रॉन के कारण विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ आई है। डानक के बारे में जाने तो तूफान का नाम है, जिसमें बहुत ठंडी ध्रुवीय पवन राशि ध्रुवीय जेट धारा से अलग हो जाती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर चक्री परिसंचरण करने लगती हैं। ऐसे तूफान सामान्य तूफानों से विपरीत ध्रुवीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं से अलग निर्मित होते हैं। ये भूमध्य सागर में गर्म एवं अधिक आर्द्र पवन से टकराता है और इसके परिणाम स्वरूप शक्तिशाली तूफान उत्पन्न होते हैं। ये परिघटना मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु के अंत और शरद ऋतु के आरंभ में घटित होती है। पूर्व दिशा की ओर बढ़ते सामान्य तूफान में विपरीत दाना एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और ये पश्चिम दिशा की ओर भी बढ़ सकता है। बॉम्ब साइक्लोन क्या है? हाल ही में उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम कनाडा में बम साइक्लोन ने दस्तक दी है। बम साइक्लोन ये जो है बम जेनेसिस भी कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय चक्रवात और कम दबाव वाले क्षेत्र पर 24 घंटे की अवधि में तेजी से प्रबल हो जाता है।
24 घंटे में इसके केंद्र में वायुदाब में कम से कम 24 मिलीबार की घटना गिरावट दर्ज की गई। करीबा झील है, सूखे कारण करीबा झील का जलस्तर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसमें क्षेत्र में बिजली की कमी हो गई है। करीबा झील जो है आयतन की दृष्टि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील एवं जलाशय है। आयतन की दृष्टि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है और ये 1955 में जम्बेजी पर बांध बनाने में इस झील का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण 1950 के दशक में शुरू हुआ था। उत्तर दक्षिण रोडेशिया पर ब्रिटिश शासन था और करीबा बांध जो है जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों की बिजली की आपूर्ति करता है। साथ ही अफ्रीका में फलते फूलते वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग को सहायता भी देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या खत्म हो गया आपका ये एनवायरमेंट। तो ठीक है, एनवायरमेंट खत्म हो चुका है, बस थोड़े से भी थे वगैरह बचे हैं तो भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।